हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट की किताब नंबर 2 का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है हमारे जल संसाधन। और आज के इस सेशन में हमारे जल संसाधन नामक चैप्टर का हम पहला भाग समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जल, जैसा कि आप जानते होंगे कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन का आधार भी माना जाता है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसी जल के बारे में हमें कुछ बेसिक बातें इस चैप्टर में समझनी है। प्राणियों में 65% तथा पेड़ पौधों में 65 से लेकर 99% तक हिस्सा जल अंश का मिलता है। प्राणियों में, जीव जंतुओं में 65% हिस्सा, जैसे कि अपने इंसानों में 70% हिस्सा जल अंश का मिलता है। तो प्राणियों में करीब 65% हिस्सा जल अंश का और पेड़ पौधों में 65 से लेकर 99%, मतलब लगभग ये 100% हिस्सा ही हो गया है, इसका जल अंश का मिलता है। जल प्रकृति का ऐसा उपहार है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जल प्रकृति, पर्यावरण से मिला ऐसा गिफ्ट है, ऐसा उपहार है जिसका कोई विकल्प नहीं है। भाई, जल का विकल्प नहीं है। जल नहीं है तो कल भी नहीं है। अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए कि विश्व के सामने भारत में जल कितना है और जल पे भार कितना है, तो विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पास लगभग 4% जल है। पूरे विश्व में 100%, तो उसमें भारत का हिस्सा कितना है? भारत का हिस्सा 4% है। मतलब भारत में कितना पानी है? पूरे विश्व का 4% है। वहीं अगर जनसंख्या की बात की जाए, पूरे विश्व की जनसंख्या 100%, तो भारत में रहने वाली जनसंख्या उस 100% का कितना हिस्सा है? लगभग 16%। और आज तो ये और भी बढ़ गया है। तो पानी अपने पास विश्व का सिर्फ 4% है, जबकि जनसंख्या लगभग 16% है। तो कहने का मतलब भारत में जल के जो भी भंडार है, जल के जितने भी संसाधन है, उस पर दबाव बहुत ज्यादा है। साथ ही सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगर बात की जाए कि भारत में सिंचाई कितने बड़े क्षेत्रफल पर की जा रही है, तो अगर उसकी गणना करेंगे तो पूरे विश्व में हम नंबर 1 पे आएंगे। सिंचाई में हम इतना पानी यूज करते हैं। देश का 8वां हिस्सा बाढ़ग्रस्त है और 6ठा हिस्सा सूखा से त्रस्त है। एक तरफ तो भारत में बड़े हिस्से पर बाढ़ आती है और दूसरी तरफ भारत के ही एक बड़े हिस्से पर सूखा आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ तो बहुत ज्यादा बाढ़ है, मतलब पानी ही पानी है, इतना पानी है कि संभाला नहीं जा रहा है, और दूसरी तरफ पानी है ही नहीं, पीने को भी पानी नहीं है। तो सूखा और बाढ़ दोनों एक साथ कैसे है भारत में? क्योंकि भारत जो है वो मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है और मानसून अनिश्चित है। तो इस सब के लिए मानसून की प्रकृति उत्तरदायी है कि भारत के एक बड़े हिस्से पर बाढ़ है और दूसरी तरफ एक बड़े हिस्से पर सूखा है। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मानसून की प्रकृति। आपको पता होगा कि कभी मानसून जल्दी आता है, कभी मानसून देरी से आता है, कभी मानसून बहुत ज्यादा बारिश लेके आता है, कभी मानसून बहुत कम बारिश लेके आता है। एक ही साथ मानसून किसी जगह पर बहुत ज्यादा बारिश लेके आता है, वहीं उसी समय दूसरे हिस्से पर, भारत के दूसरे हिस्से पर बारिश नहीं हो रही होती है। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मानसून की प्रकृति जिम्मेदार है। इसके अलावा नगरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है भारत में, औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा उद्योग लग रहे हैं और आधुनिकीकरण की स्पीड भी बहुत तेज है। तो इसके कारण नगरों में जल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। जल की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है, मुख्य रूप से भारत के नगरीय क्षेत्रों में। इसका कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण। आगे देखते हैं कि जल के स्रोत क्या है, कहां कहां से हमें यह जल मिलता है। तो जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कितने प्रमुख स्रोत हैं? 4 प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? पृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। पृष्ठीय जल मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर जो मिलते हैं, धरातल के ऊपर जो मिलते हैं, मुख्य रूप से नदियों, झीलों, तालाबों, इनके माध्यम से जो हमें पानी मिलता है वो पृष्ठीय जल है। दूसरा भूमिगत जल, मतलब जमीन के अंदर जो पानी है, जो कि मुख्य रूप से हम कुओं और नलकूप, जिसे हम ट्यूबवेल बोलते हैं, उसके माध्यम से बाहर निकालते हैं, वो भूमिगत जल है। वायुमंडलीय जल मतलब वायुमंडल में जो पानी होता है, जो नमी है, जो आर्द्रता है।
और चौथा है महासागरीय जल। सागर और बड़े बड़े महासागरों में जो पानी है वो महासागरीय जल है। हमें मुख्य रूप से इस चैप्टर में इन दो जल के स्रोत के बारे में देखना है। तो सबसे पहले है पृष्ठीय जल, मतलब धरती के पृष्ठ पर, धरती के ऊपर जो पानी मिलता है। धरातल पर पृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। वर्षण मतलब वर्षा, बारिश। तो ये पृष्ठीय जल कहां से मिलता है? मुख्य रूप से हमें बारिश से मिलता है। बारिश हुई तो पानी आया, पानी अलग अलग जगहों से बहते हुए वो नदियों में, नालों में, तालाबों में, झीलों में, इनमें इकट्ठा होता है तो अपना पृष्ठीय जल बनता है। वर्षण यानी कि बारिश का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। जितनी भी बारिश होती है वो सारा का सारा पृष्ठीय जल के रूप में नहीं मिलता है हमें। उसका लगभग 20% हिस्सा, 1/5 हिस्सा वाष्पित होकर सूर्य के तापमान की वजह से वापस भाप बन जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। जल का कुछ अंश, कुछ हिस्सा भूमिगत हो जाता है। बारिश का जो पानी आया उसका 20% हिस्सा तो वाष्पित होकर वायुमंडल में चला गया और कुछ हिस्सा धीरे धीरे जमीन में रिस जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, मतलब वो भूमिगत हो गया है। तो फिर पीछे बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? अपना पृष्ठीय जल हो जाएगा। पृष्ठीय जल का एक बड़ा भाग धरातल पर नदियों, नालों, तालाबों, झीलों, पोखर, जोहड़, इनमें मिलता है। तो पृष्ठीय जल हमें मुख्य रूप से कहां से मिलता है? नदियों, नालों, तालाबों, झीलों, पोखर, जोड़ों, इनमें मिलता है। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल को पृष्ठीय या धरातलीय जल कहते हैं। तो जमीन के पृष्ठ पर, जमीन के ऊपर जो पानी मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय जल, या फिर इसे ही धरातलीय जल कहते हैं। धरातल के ऊपर जो पानी है। कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग, 2/3 कितना होता है? 1/3 होता है 33% हिस्सा, 2/3 होता है करीब 66% हिस्सा। तो कुल पृष्ठीय जल, जितना भी ये पृष्ठीय जल बचा है, उसका 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होकर बहता है। भारत की बात की जा रही है कि भारत में जितना भी पृष्ठीय जल है उसका 2/3 हिस्सा, यानी कि करीब 66% हिस्सा, आधे से भी थोड़ा ज्यादा हिस्सा जो है वो भारत की 3 बड़ी नदियों से होकर गुजरता है। भारत की 3 बड़ी नदियां कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। एक बार आप मैप पे देख लीजिए ये नदी कहां पे है। भारत का एक रफ मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि नदियां मैप में कहां पर है, तो आपको लंबे समय तक दिमाग में याद रहेगा। सिंधु नदी ये तिब्बत वाले हिस्से से उद्गम होती है, भारत में आती है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, और फिर पाकिस्तान में जाकर ये अरब सागर में गिर जाती है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी, ये उत्तराखंड से पैदा होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ये 2 हिस्सों में टूटती है और अंत में ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी है। ये तो है सिंधु नदी और ये है गंगा नदी। और एक है ब्रह्मपुत्र, ये भी तिब्बत वाले हिस्से से उद्गम होती है और ये भारत के उत्तरी हिस्से के लगभग समानांतर बहती है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है, असम होते हुए फिर बांग्लादेश में जाती है, जहां पर इसका मिलन गंगा नदी से होता है, फिर अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बोला जा रहा है कि भारत में जितना भी पृष्ठीय जल मिलता है उसका 2/3 भाग इन 3 प्रमुख नदियों से होकर बहता है, सिंधु, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये 3 बड़ी बड़ी 3 मुख्य नदियां हैं भारत की। दूसरा है भूमिगत जल। जल का दूसरा स्रोत है अपना भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो पानी है। वर्षा का जल रिस रिस कर भूमिगत होता रहता है। बारिश का जो पानी आता है वो धीरे धीरे रिसता रहता है और जमीन के अंदर चला जाता है। जल रिसाव की प्रक्रिया पृष्ठीय जल से भी होती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश का पानी ही नीचे जाएगा। बारिश का पानी जो पृष्ठीय जल बन गया था, अब पृष्ठीय जल का पानी भी तो धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर जाएगा। जैसे तालाबों का जो पानी है वो धीरे धीरे रिस के अंदर जाएगा। नदियों का पानी जब मैदानी हिस्सों में जाएगा वो ठहर जाएगा थोड़ा सा, तब भी वो रिसेगा। तो पृष्ठीय जल का पानी भी धीरे धीरे रिस कर अंदर भूमि में चला जाता है। इन दोनों ही माध्यमों से भूमि के नीचे विशाल मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है। चाहे बारिश का पानी हो, चाहे वो पृष्ठीय जल हो, वो धीरे धीरे रिसकर अंदर जाएगा और भूमि के अंदर जल की एक बड़ी मात्रा इकट्ठी हो जाएगी। इसे ही हम भूमिगत जल या इसे ही हम भौम जल कहते हैं। बोला जाए भौम जल या भूमिगत जल, दोनों एक ही बात है। भूमिगत जल की उपलब्धता वर्षा की मात्रा, वर्षा की प्रकृति, भूमि के स्वभाव और भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। अब भूमिगत जल कितना होगा, भौम जल कितना होगा, भूमि के अंदर पानी कितना होगा, यह मुख्य रूप से 4 बातों पर डिपेंड करता है। वर्षा की मात्रा, बारिश ज्यादा होती है। वर्षा की प्रकृति रुक रुक के हो रही है, एक साथ हो रही है, किस तरीके से हो रही है।
भूमि का स्वभाव कैसा है, क्या वो ढाल वाला है या वो मैदानी हिस्सा है। भाई ढाल वाला होगा तो पानी बहकर चला जाएगा, तो अगर पानी बह के ही चला जाएगा तो उसको रुकने के लिए जगह ही नहीं है, तो कैसे वो रिस रिस के अंदर जाएगा। वहीं अगर मैदानी हिस्सा होगा तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होगा, उसको समय मिलेगा, जगह मिलेगी, तो धीरे धीरे रिस कर वो भूमिगत हो जाएगा। तो भूमिगत जल ज्यादा होगा या कम होगा, आसानी से उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चार बातों पर डिपेंड करता है। वर्षा की मात्रा कितनी है, वर्षा की प्रकृति कैसी है, भूमि का स्वभाव और भूमि का ढाल कितना है। जैसे कि देश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये वाला क्षेत्र, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो अगर बहुत ज्यादा बारिश है तो क्या हम ये कहेंगे कि यहां पर भूमिगत जल भी ज्यादा होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर भूमि के ढालू होने के कारण जल के प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत सारे कुछ बड़े पहाड़ भी है, तो बारिश तो बहुत होती है यहां पर, लेकिन ये सब ढाल के कारण नीचे बहकर आ जाती है। तो इसीलिए पानी को रुकने का समय नहीं मिल पाता है, जगह नहीं मिल पाती, तो वो कैसे रिसेगा और कैसे यहां पर भूमिगत जल बढ़ेगा। वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान मतलब भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, उसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु के मैदान के अंतर्गत देखते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और तटीय मैदान, तटीय मैदान क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे होते हैं, जो तट वाले हिस्से होते हैं, वहां पर मैदानी हिस्से हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और तटीय मैदानों में भौम जल के विशाल भंडार है। क्यों भाई? ये मैदानी हिस्सा है, और मैदानी हिस्सा कैसा होता है? मैदानी हिस्से में ढाल कम होती है, तो जो भी पानी आएगा उसको रुकने के लिए समय मिलेगा, और रुकने के लिए समय मिलेगा तो ये धीरे धीरे रिस कर अंदर चला जाएगा और भौम जल बढ़ जाएगा। तो यहां गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और तटीय मैदान और भी बहुत सारे मैदान है, वहां पर भौम जल के विशाल भंडार है। देखते हैं जल बजट क्या होता है। जल बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? बजट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा खर्च होने वाला है, पैसा कहां कहां से आएगा और कहां कहां पर खर्च होगा। तो जल बजट का मतलब जल हमें कैसे कैसे उपलब्ध होता है, कितना उपलब्ध है और किस किस तरीके से खर्च होता है। तो जल बजट का मतलब क्या है? देश में उपलब्ध कुल जल राशि, मतलब जल कितना है, अपने पास उपलब्ध जल राशि कितनी है, और काम में आने वाली जल राशि के बीच संतुलन। और काम में कितना पानी आ रहा है, अपने पास पानी है कितना और काम में कितना आ रहा है, इनके बीच में संतुलन है कि नहीं है। पानी तो हमें उपलब्ध है, मान लीजिए कि 1 लीटर, और अपना खर्चा है पानी का 2 लीटर, तो ये असंतुलित हो गया। वहीं पानी उपलब्ध है अपने पास 2 लीटर और खर्च हो रहा है 1 लीटर, तो ये ठीक बात है कि हाँ, जितना उपलब्ध है उससे कम खर्चा हो रहा है। तो इसी को हम, इसी संतुलन असंतुलन को कहते हैं जल बजट। हमारे पृष्ठीय और भूमिगत जल, पृष्ठीय मतलब ऊपर वाला, भूमिगत मतलब जमीन के नीचे वाला, हमारे पृष्ठीय और भूमिगत जल के भंडार लगभग 2384 अरब घन मीटर है। हम बात करें पृष्ठीय और भूमिगत जल दोनों को मिला के, तो हमारे पास लगभग 2384 अरब घन मीटर पानी है। इसमें से केवल 1086 अरब घन मीटर जल ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। इतना पानी तो है अपने पास, लेकिन इसमें से उपयोग कितना कर सकते हैं? 1086 अरब घन मीटर। बाकी कुछ वाष्पित होकर चला जाएगा, कुछ को हम निकाल नहीं सकते हैं। इस प्रकार के कुछ बाउंडेशन आ जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती है, जिसकी वजह से हम पूरा पानी उपयोग नहीं कर पाते। 1951 की बात की जाए, मतलब आजादी से कुछ साल बाद की, तो प्रति व्यक्ति वार्षिक जल, मतलब एक व्यक्ति को हर साल कितना पानी मिल रहा है, तो उसकी उपलब्धता थी 5177 घन मीटर, जो कि 2001 यानी कि इसके करीब करीब 50 साल बाद में घटकर केवल 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रह गई। बोला जा रहा है कि 1951 और 2001 के बीच में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी 5177 घन मीटर से घटकर 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जनसंख्या का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, साथ ही नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, बढ़ती खेती के कारण पानी खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो पानी की उपलब्धता है वो धीरे धीरे कम होती ही जा रही है, और 2025 तक पहुंचते पहुंचते जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति घटकर 1342 घन मीटर प्रति वर्ष रह जाएगी। 1951 में इतनी, 2001 में और कम, और 2025 में घटकर ये और कम हो जाएगी। मतलब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता कम होती ही
जा रही है। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1000 घन मीटर औसत वार्षिक जल की उपलब्धता पर जल संकट पैदा हो जाता है। यदि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसतन 1000 घन मीटर या इससे भी कम जल उपलब्ध हो रहा है तो हम कहते हैं कि जल संकट पैदा हो जाएगा। तो यानी कि धीरे धीरे हम जल संकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जल को बचाइए, जल का संरक्षण कीजिए। साथ ही भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में मुख्य रूप से खेती का काम बहुत ज्यादा होता है और भारत की जनसंख्या का करीब 50% के आसपास हिस्सा खेती और खेती से जुड़े कामों में लगा हुआ है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए सिंचाई के लिए विशाल जल राशि की आवश्यकता होती है। एक तरफ तो अपनी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत जल की उपलब्धता कम होती जा रही है और साथ ही चूंकि हम एक कृषि प्रधान देश है तो हमें सिंचाई के लिए पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। देखते हैं भारत में सिंचाई की मांग निरंतर बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण कि क्यों बढ़ती ही जा रही है सिंचाई के लिए पानी की मांग। पहला है वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और ऋतुवत असमानता। हमने देखा कि भारत मानसूनी जलवायु वाला देश है, मुख्य रूप से बारिश मानसून के दौरान आती है, लेकिन भारत में क्षेत्रीय रूप से बारिश में असमानता है। जैसे कि मेघालय वाला हिस्सा, आपने नाम सुना होगा, चेरापूंजी मौसिनराम, यहां पर तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। वहीं राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है सालाना। तो यानी कि भारत में वर्षा के मामले में क्षेत्रीय असमानता है और ऋतुवत असमानता भी है। किसी जगह पर तो साल भर ही बारिश हो रही है और किसी जगह पर बहुत ही कम समय के लिए बारिश हो रही है। तो भारत में वर्षा के वितरण में बहुत ज्यादा असमानता है। वर्षा काल में भारी अंतर और अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है। मानसून निश्चित नहीं है कि पहले आएगा या देर से आएगा या इतनी ही बारिश हर साल होगी। इसीलिए चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी बारिश से जो आ रहा है वो अनिश्चित है। तो इसीलिए हमें सिंचाई पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है कि हाँ, कृत्रिम रूप से हम पौधों को पानी पिलाएंगे, अपनी खेती को पानी पिलाएंगे। वाणिज्यिक फसलों के लिए जल की बढ़ती मांग। वाणिज्यिक फसलें मतलब जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, कॉफी हो गया, ये वाणिज्यिक फसलें हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। लेकिन इन वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पानी कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम ऐसी फसल लगाएंगे जिनके लिए जल ज्यादा चाहिए। तो सोचिए कैसा अनबैलेंस हो गया है। तो इसीलिए सिंचाई की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। चौथा है फसलों का बदलता प्रतिरूप। पहले हम ऐसी फसलें लगाते थे जिसको कम पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का। लेकिन अभी चूंकि लाभ के उद्देश्य से ऐसी फसलें ज्यादा उगाने पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिसमें पानी की मांग बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि चावल है, जैसे कि गन्ना है, जैसे कि जूट है, कपास है, इनको पानी ज्यादा चाहिए। तो फसलों का प्रतिरूप बदल रहा है, फसलों का प्रारूप बदल रहा है, जिसकी वजह से पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है खेती में। और यह कैसे पूर्ति की जा रही है? मुख्य रूप से सिंचाई के माध्यम से। भारत में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई मतलब कृत्रिम रूप से खेती के लिए पानी उपलब्ध करना। तो 3 प्रमुख साधन हैं सिंचाई के। पहला है कुएं और नलकूप। कुएं मतलब आपने देखा होगा खेती वाले हिस्से में ऐसा चौड़ा मुंह वाला गड्ढा होता है जिसके चारों तरफ ईंट से चुनाई कर दी जाती है, कभी कभार नीचे तक। और नलकूप क्या होता है? नलकूप भी भूमि के अंदर से पानी निकालने का एक जरिया है, लेकिन वो इतना चौड़ा नहीं होता है, वो बहुत छोटा सा होता है, 1-2 फुट जितना होगा। और उसके माध्यम से हम जल के अंदर का भूमिगत जल पानी बाहर निकालते हैं। दूसरा है नहरें और तीसरा है तालाब। तो भारत में सिंचाई के ये 3 प्रमुख साधन है, कुएं और नलकूप, नहरें और तालाब। एक एक करके देखते हैं। पहला है कुएं और नलकूप। 1950-51 यानी कि आजादी के करीब 3-4 साल बाद उसमें कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र केवल 59 लाख हेक्टेयर था, जो कि 1997-98 में बढ़कर 3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक हो गया है। कहा जा रहा है कि आजादी के 3-4 साल बाद की बात की जाए तो उस समय कुओं और नलकूपों द्वारा जितनी सिंचाई होती थी वो करीब 59 लाख हेक्टेयर थी, जबकि 1997-98 आते आते ये वाला हिस्सा बढ़ गया। मतलब कुओं और नलकूप से सिंचाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये करीब 3 करोड़ ये
60 लाख मान लेते हैं, ये 3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक हो गया। मतलब कुओं और नलकूप से सिंचाई के लिए हम बहुत ज्यादा पानी खींच रहे हैं। उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदानों में भूमिगत जल के विशाल भंडार हैं। बोला जा रहा है कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, जो कि मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन 3 नदियों और इनकी सहायक नदियों से बना है, और चूंकि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के इकट्ठा होने से बना है, इसीलिए इन्हें जलोढ़ मैदान भी बोला जाता है। तो हमने देखा था कि जो मैदानी हिस्सा है उसमें भूमिगत जल अच्छा होगा। तो उत्तरी भारत का जो जलोढ़ मैदान है, मैदानी वाला हिस्सा है, वहां पर भूमिगत जल ज्यादा है, क्योंकि पानी को ठहरने के लिए जगह और समय मिल जाता है। तो रिस रिस कर पानी अंदर चला जाता है, भूमिगत जल बढ़ जाता है। तो भूमिगत जल बढ़ गया तो इसका मतलब हम अब कुओं और नलकूपों के माध्यम से ज्यादा बाहर निकालेंगे। तो उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, बिहार वाला हिस्सा, पंजाब वाला हिस्सा, हरियाणा वाला हिस्सा, इसमें कुओं और नलकूपों के माध्यम से भूमिगत जल बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। सिंचाई का दूसरा साधन है नहरें। सन 1960 तक नहरें भारत में सिंचाई का एक मुख्य साधन थी। 1960 तक हम सिंचाई के लिए प्रमुख रूप से नहरों का उपयोग करते थे। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की लगभग 40% भागीदारी थी। देश में जितना भी सिंचित क्षेत्र था जहां पर सिंचाई होती थी, तो 1960 के आसपास नहरों का उसमें योगदान करीब 40% था। 1996-97 आते आते यह घटकर 31% रह गया है। मतलब ये लगभग 10% कम हो गया। तो यानी कि नहरों की सिंचाई में योगदान धीरे धीरे कम होता गया। नहरी सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ये नाम उल्लेखनीय हैं। आज भी नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य प्रमुख है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हैं जो सिंचाई के लिए अधिकतर नहरों पर ही निर्भर हैं। जम्मू कश्मीर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हैं जो कि मुख्य रूप से अपनी सिंचाई के लिए नहरों पर ही निर्भर है। इन राज्यों में सिंचाई के अन्य साधनों का अभाव है। क्यों इन राज्यों में नहरी सिंचाई ज्यादा होती है? क्योंकि यहां पर सिंचाई के अन्य साधनों का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिंचाई का साधन है तालाब। सिंचाई में तालाबों की भागीदारी घटी है। धीरे धीरे अब तालाबों की भागीदारी घटती ही जा रही है सिंचाई के लिए। देश के लगभग 6% सिंचित भाग पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। मतलब जितना भी सिंचित क्षेत्र है भारत में, उसका सिर्फ 6% हिस्से पर ही तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। मुख्य रूप से भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, यहां पर जो पठार है, मुख्य रूप से हम दक्कन का पठार जिसे बोलते हैं, यहां पर मुख्य रूप से तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यहां पर सिंचाई का ये जो तालाब वाला साधन है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि यहां पर तालाब बनाना आसान है। तालाबों द्वारा सिंचाई में तमिलनाडु राज्य का पहला स्थान है। बोला जाए कि तालाबों के माध्यम से कहां पर सिंचाई सबसे ज्यादा की जाती है, तो सबसे दक्षिण राज्यों में से एक राज्य तमिलनाडु, यहां पर तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने मुख्य रूप से भारत में जल की उपयोगिता के बारे में देखा, सिंचाई के अलग अलग साधनों के बारे में देखा, साथ ही यह भी जाना कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसतन जल की मात्रा घटती ही जा रही है। इसीलिए हमें जल को सदुपयोग करना जरूरी है, साथ ही जल का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास को हम यहीं थामते हैं। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज करनी है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आज के इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।